नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अब एनडीए में इसको लेकर दबाव बढ़ गया है। दबाव भी बढ़ गया है और एनडीए के भीतर जो घमासान चल रहा है वो घमासान भी और ज्यादा बढ़ गया है और यह दबाव बढ़ रहा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। हालांकि एनडीए के जो बाकी घटक दल है, जेडीयू समेत और सभी घटक दल, वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर ही मान रहे हैं और उनका कहना है कि चुनाव जीतने के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन बीजेपी की ओर से अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, बल्कि बीजेपी ने संकेत ये दिए हैं कि चुनाव जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान था कि विधायक तय करेंगे, उससे यह साफ साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रही है। लेकिन इसको लेकर एनडीए के भीतर यह जो घमासान है वो और ज्यादा बढ़ गया है। और इधर आज इस कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज से इंडिया गठबंधन ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। तेजस्वी यादव और बाकी जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, 7 पार्टियां हैं, उन सभी पार्टियों के नेता एक साथ चुनावी अभियान में प्रचार में उतरे हुए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर्पूरी ठाकुर के गांव जा रहे हैं, गए हुए हैं, और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कई सवाल उठाए हैं कि किस तरह कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने तो उनको हटाने के लिए किस तरह से साजिशें की और आखिरकार हटाने में कामयाब रहे। कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री पद से हटाने में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल यानी उनके जो पूर्वज थे और आरएसएस, उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से उनको हटाया गया था। लेकिन आज पहुंचे हैं प्रधानमंत्री और इधर इंडिया गठबंधन की चुनावी जो यात्रा है वो शुरू हो गई है, प्रचार अभियान शुरू हो गया है। लेकिन अमलेंदु जी, अगर देखा जाए तो ये जो दबाव है एनडीए पर जो पहले से ही चल रहा है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो पिछले लगभग 6 महीने या कह लीजिए कि 1 साल से इसी कोशिश में है कि उनको एनडीए अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए, लेकिन आखिरकार बीजेपी ने उनको स्वीकार नहीं किया है और अब यह माना जा रहा है कि बीजेपी उनको बनाने भी नहीं जा रही है अगर एनडीए चुनाव जीतता है तो। लेकिन दबाव तेजस्वी यादव को घोषित करने के बाद, यानी इंडिया गठबंधन की इस घोषणा के बाद, अब एनडीए पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल, एनडीए पर और दबाव बढ़ गया है। लेकिन समीर जी, अभी भी एनडीए जो है वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का दावेदार बताने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिथिलांचल में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक नहीं कहा है कि नीतीश कुमार ही चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे अगर सरकार बनती है। तो जो दबाव बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के ऊपर, प्रधानमंत्री अभी भी उस दबाव के सामने झुकने को तैयार नहीं है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का स्वाभाविक दावेदार मानने को तैयार नहीं है। तो ये एक तरीके से जो एनडीए है उसके अंदर जो घमासान मचा हुआ है उसकी तरफ इशारा कर रहा है। जबकि संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, वो कह रहे हैं कि इस मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी है ही नहीं, नीतीश कुमार ही 25 से 30 मुख्यमंत्री हैं। हालांकि ये कहा उन्होंने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का उम्मीदवार बताए जाने पर, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया बीजेपी के लिए भी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है 25 से 30, यानी बीजेपी अपने मुख्यमंत्री के बारे में नहीं सोचे, लेकिन बीजेपी अपने ही मुख्यमंत्री के बारे में सोच रही है, नीतीश के बारे में नहीं सोच रही है। तो एनडीए में एक जबरदस्त तरीके का घमासान मचा हुआ है। उधर तेजस्वी यादव ने आज अपने सामाजिक समीकरण के साथ शुरुआत कर दी है चुनाव अभियान की, और वो एक चित्र उन्होंने जारी किया है सोशल मीडिया पर, उसको आप देख सकते हैं। एक तरफ उनके बराबर में आईबी गुप्ता बैठे हुए हैं, सामने मुकेश सैनी बैठे हुए हैं, और इस तरीके से वो जो चित्र उन्होंने जारी किया है वो साफ तौर पर संकेत देता है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो वो सामाजिक समीकरणों के अनुसार किस तरीके से चलेगी, ये तेजस्वी यादव ने अपनी अभियान की शुरुआत करते हुए दे दिया। और इसके बाद घमासान जो है वो एनडीए में शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, वो तस्वीर जारी की है, यानी आज से संयुक्त रूप से इंडिया, ये है वो तस्वीर जिसमें दिखाई पड़ रहे हैं गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के घटक दलों की सभी पार्टियों के नेता यहां पर एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं और ये संयुक्त प्रचार अभियान आज से शुरू हो गया है। और कल जब ये घोषणा हुई है तब भी ये चर्चा की थी, तेजस्वी यादव ने ये बात कही है कि किस तरह से सरकार बनने पर क्या काम किया जाएगा। लेकिन जिस तरह ये तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा, यानी मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इन दोनों ही पदों के पर जो घोषणा की गई है कि चुनाव जीतने के बाद कौन बनेगा, इंडिया गठबंधन का ये दांव
और इसके अलावा जो अभी तक घोषणाएं की गई हैं अमलेंदु जी तेजस्वी यादव की तरफ से, उसको लेकर बीजेपी और एनडीए के भीतर काफी खलबली मची हुई है, क्योंकि इन दोनों चीजों की काट दिखाई नहीं पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री बनाने को राजी नहीं है और न ही इस बात की वो घोषणा करती दिखाई पड़ रही है, जबकि उसके गठबंधन के घटक दलों का भी दबाव है। खैर, आज जब चुनाव प्रचार की शुरुआत की तो तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि जो चुनावी वादे किए गए हैं, उन पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उन पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। वो वादे इस तरह से नहीं है, ठोस वादे हैं और उन पर पहले रिसर्च करके तब उनको जनता के सामने रखा गया है, उनको लागू किया जाएगा। सुन लेते हैं तेजस्वी यादव को कहा क्या है। कि बिहार को जो है नंबर 1 बनाना है। हम टूटी फूटी और झूठी बातें नहीं कहते हैं, कच्ची बात नहीं करते हैं, पक्की बात करते हैं। आप सब लोगों को पता है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। और आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि तेजस्वी अगर सीएम बनेगा तो बिहार के लोग भी सीएम बनेंगे, यानी चिंता मुक्त बनाएंगे हम। और यही नहीं बल्कि अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को बनाना है। जहां जैसे हमने पहले कहा, बिहार में जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं, उस परिवार को सरकारी नौकरी। महिलाओं को मान बहन मान योजना के तहत 30,000 रुपया प्रति माह, 30,000 रुपया प्रति साल हम लोग देंगे, यानी 2,500 रुपया प्रति माह हम लोग देंगे और 5 साल का 1.5 लाख रुपया उनको दिया जाएगा। इसके अलावा जो हम लोगों ने जो घोषणा की है, चाहे संविदा कर्मी हो उनको पक्का किया जाएगा, और आउटसोर्स और संविदा कर्मी सबको जो हमने तो बोला ही है कि पक्का हम लोग करेंगे। जीविका दीदियों को जो है, जितनी सीएम दीदियां हैं उनको हम लोग जो है पक्का करेंगे और 30,000 रुपया मंथली जो है वो दिया जाएगा। 5 लाख रुपए का बीमा जीविका दीदियों के लिए कराया जाएगा। जो एक्स्ट्रा काम सरकार कराती है जीविका दीदियों से, समूह से, उनको प्रति माह 2,000 रुपया जो है दिया जाएगा। तो ये सब काम जो है हम लोग करेंगे। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो छूटे ना, सबको साथ लेकर के चलेंगे। हर जात धर्म विशेष सभी लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय हम लोग देंगे। तो सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय होगा और उसी के तहत ये घोषणाएं की गई है और इनको जमीन पर उतारा जाएगा, यानी इनको लागू किया जाएगा। इनको इस तरीके से यूं ही नहीं ये घोषणाएं की गई हैं, इसके पीछे बाकायदा एक रणनीति बनाई गई है कि कैसे किया जाएगा। ये तेजस्वी यादव का कहना है, लेकिन एनडीए पर जिस तरह से दबाव मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने का बढ़ता जा रहा है, वो अब उसके लिए एक बड़ी परेशानी पैदा करता नजर आ रहा है। परेशानी इसलिए भी है क्योंकि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी अलग थलग पड़ी हुई है। बाकी जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वहां पर लोक जनशक्ति पार्टी हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा, ये सभी पार्टियों के नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह चुके हैं। केवल बीजेपी उससे दूर भाग रही है। इसका मतलब यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाने के मूड में नहीं, और भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं चाहेगी तो जाहिर सी बात है कि एनडीए अगर चुनाव जीतता भी है तो फिर नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना मुश्किल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना मुश्किल हो जाएगा अगर बीजेपी की सीट ज़्यादा आ जाती हैं, या बीजेपी प्लस चिराग पासवान की सीट भी अगर ज़्यादा हो जाती हैं। जी हाँ, तो फिर अगर और सरकार बनती है अगर एनडीए की, तो नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, और इस बात को नीतीश कुमार समझ रहे हैं। कहा यह जा रहा है समीर जी कि नीतीश कुमार अपने को इसलिए घोषित नहीं करवा पा रहे हैं कि चूंकि उनके जो सिपहसालार थे सारे, वो सारे मोदी जी से मिल चुके हैं, चाहे वो संजय झा हो, चाहे वो ललन सिंह हो। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। अब वो मिले नहीं मिले हम नहीं जानते इस बात को, ये तो वही जानते होंगे जो मिले होंगे कि वो मिले हैं कि नहीं मिले हैं, लेकिन ये आरोप इस तरीके के लग रहे हैं। तो इसीलिए नीतीश कुमार कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं एनडीए के अंदर, इस समय साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बीजेपी की मजबूरी ये है कि बिना नीतीश कुमार को आगे रखे बीजेपी को भी वोट नहीं मिल सकता है। तो इसलिए नाम को आगे भी रखना है, लेकिन खेल नीतीश कुमार के साथ वही करना है जो एकनाथ शिंदे के साथ किया था। तो इस समय नीतीश कुमार का पूरा जोर इस पे है
कि वो एकनाथ शिंदे ना बनने पाए चुनाव के बाद, भले ही एनडीए की सरकार ना बने। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार की अपनी एक अलग रणनीति है, उस पर वो काम कर रहे हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि घटक दलों के नेता बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी एक रणनीति है और ये रणनीति भी नीतीश कुमार की ही है। यानी उसमें बीजेपी माइनस बाकी जो दल हैं इंडिया एनडीए गठबंधन के, वो उसमें शामिल है। खैर, किस तरीके से एनडीए पर मुख्यमंत्री घोषित करने का दबाव बन रहा है, वो चर्चाएं लगातार हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं सुखदेव भगत, उन्होंने भी कहा है कि आखिर एनडीए अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार क्यों घोषित नहीं कर रहा है। अगर 20 साल से नीतीश कुमार हैं और उन्हीं के फेस पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो उनको सार्वजनिक रूप से और आधिकारिक रूप से एनडीए अपना उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित कर रहा है। सुनते हैं सुखदेव भगत को, कहा क्या है उन्होंने। कौन होगा एनडीए का, ये बताएं। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि जब हम इवन छोटी छोटी जो मैच भी खेलते हैं तो उसमें एक कैप्टन का नाम लेते हैं हम, क्रिकेट के कैप्टन है, फुटबॉल का नाम है, और एक राजनीतिक दल है, गठबंधन है, उसके नेता कौन होंगे ये प्रधानमंत्री जी बतलाएं। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव जी को सीएम का फेस उन्होंने कहा है, तो ये तो बताएं ना कि नीतीश कुमार जी अगले मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे। अगर वो चुनाव जीतते हैं तो हम तो ये कहेंगे कि हमने तो अपना डिक्लेयर किया, आप भी डिक्लेयर करो, पहली बात। दूसरी बात ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, आज भी मैं समझता हूं कि ये प्रधानमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम नीतीश कुमार जी को धोखा दे रही है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा यही एक कारण है कि वो घोषणा करे से वो बच रहे हैं। तो नीतीश कुमार को धोखा दे रही है भारतीय जनता पार्टी। और अमलेंदु जी, जिस तरह से चिराग पासवान ने कहा था, और चिराग पासवान के अलावा जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी तो एक तरीके से नीतीश कुमार के विरोधी भी माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और घोषित करना चाहिए। तो क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि जो घटक दल हैं वो भी ये मान रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ खेल कर रही है भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल, ये नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं और घटक के दल जो अन्य वो भी समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ खेल कर रही है। जीतन राम मांझी ने साफ कहा था कि अगर अमित शाह जी कह रहे हैं तो वो एनडीए के बड़े नेता हैं, वो उनका अपना मत होगा, लेकिन हमारी व्यक्तिगत राय है कि नीतीश कुमार का नाम घोषित कर देना चाहिए। चिराग पासवान तो साफ कह रहे हैं कि उनकी पार्टी अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पहली बार जो है चुनाव लड़ रही है। तो यहाँ तक इतना झुक गए हैं। ये भी कह दिया कि पिछली बार कैसे बीजेपी ने षड्यंत्र किया, उनको मोहरा बना दिया। हाँ बिल्कुल, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने षड्यंत्र किया, वो बीजेपी के जो थे वो टूल बने हुए थे, ये भी उन्होंने स्वीकार किया, उसके लिए माफी भी मांग ली नीतीश कुमार से। एक तरीके से देखा जाए तो ये सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। तो नीतीश कुमार इसीलिए अंदर ही अंदर काफी ज्यादा जले फूके बैठे हुए हैं। और आज भी जब वो थे प्रधानमंत्री के साथ तो उस समय भी उसमें समस्तीपुर में, तो उस समय भी इस समय देखा जा सकता है कि उनका चेहरा जो है, नीतीश कुमार का, उनके चेहरे की जो भावभंगिमा है वो साफ तौर पर उनके अंदर की बातों को बयां कर रही है। हालांकि एक बार उन्होंने फिर दोहराया कि अब कोई कहीं नहीं जाएगा, यानी न तो वो कहीं जा रहे हैं न घटक दल। इसका मतलब ये है कि ये बातें, ये चर्चाएं अभी भी घटक दलों के भीतर बनी हुई है, और नहीं बनी हुई है तो नीतीश कुमार जानबूझकर ये बात कर रहे हैं, ये चर्चा छेड़ रहे हैं। नहीं, ये चर्चा इसलिए भी छेड़ रहे होंगे, शायद ये बताना चाहते हो एनडीए को कि अगर तुम मुझे घोषित नहीं करोगे तो हम दूसरी तरफ भी चले जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ तो दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ तो तेजस्वी को घोषित कर दिया गया। तो बीजेपी हालांकि इसका, तेजस्वी को घोषित करने का एक फायदा उठा रही है नीतीश कुमार को दबाने में। तो नीतीश कुमार अब जो है काफी ज्यादा दबे नजर आ रहे हैं। अभी तक जो ये ब्लैकमेलिंग जिसको कहा जा सकता है राजनीति में, वो करते थे कि हम इधर नहीं तो उधर चले जाएंगे, उधर नहीं तो उधर चले जाएंगे, वो नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर जो है वो एक तरीके से खत्म होती हुई नजर आ रही है। और इसीलिए नीतीश कुमार काफी ज्यादा उलझन में दिखाई पड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके रिश्ते जो हैं वो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जाएगा उतने ही ज्यादा खराब होते चले जाएंगे। जी बिल्कुल। और जहां तक चुनावी अभियान की बात है, चुनावी मुद्दों की बात है, एनडीए गठबंधन के पास 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी साफ दिखाई पड़ रही है, और केंद्र सरकार की 11 सालों की एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि अपनी उपलब्धियों को बताने के बजाय और 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल पुरानी बातों को दोहरा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, और बीजेपी के तमाम दूसरे नेता भी, एनडीए के तमाम दूसरे नेता भी। आरजेडी की सांसद है मीसा भारती, उन्होंने कहा है कि सरकारी खर्चे पर प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपनी सरकार की उपलब्धियां बताने के बजाय 20 साल, 25 साल, 30 साल पुरानी सरकारों की बातें कर रहे हैं। सुनते हैं मीसा भारती को, क्या कहा है उन्होंने।
और इस तरीके से ये एक बड़ा, चूंकि कई सारे और जो घोषणाएं हो रही हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, उनका भी दबाव है भारतीय जनता पार्टी पे। जाहिर सी बात है कि आपके पास अगर चीजें नहीं है, उपलब्धियां नहीं है, आपके पास योजना नहीं है, विजन नहीं है, तो फिर आप 30 साल 40 साल पुरानी बातें, यानी जो लगातार पिछले 10-11 सालों से करते आ रहे हैं, उसी तरह की बातें आप कर रहे हैं। अपनी योजनाओं के बारे में नहीं है। अपनी जो योजनाएं हैं वो सीधे चुनाव के पहले कैश लोगों के अकाउंट में डालने की योजना है, लेकिन यहां पर रोजगार के लिए कोई योजना नहीं, नौकरियों के लिए नहीं, और जो जिसकी घोषणा इंडिया कर रहा है उसका मजाक भी उड़ाया जा रहा है। तो ये मजाक उड़ाना भी एनडीए के लिए उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि उससे ये साबित हो रहा है कि उनके एजेंडे में ये सारी चीजें हैं ही नहीं। हाँ, बिल्कुल, ये साफ समझ में आ रहा है कि उनके एजेंडे में ये सारी चीज़ें नहीं हैं, और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री के एजेंडे में भी बहुत सी चीज़ें नहीं हैं, और रोजी रोटी रोजगार की बात तो है ही नहीं। वही सारी घिसी पिटी बातें जो है प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव में कर रहे थे। बस ये है कि अभी तक भैंस और मंगलसूत्र नहीं आया है, तो वो भी आ ही जाएगा। आना ही है, आना ही है, बिना उसके काम चलना नहीं है प्रधानमंत्री का, तो आएगा ही आएगा। अब एक जो है वो संघर्ष, जो एक कहा जाए प्रतिस्पर्धा बीजेपी में अंदरूनी चल रही है कि प्रधानमंत्री की टक्कर कौन ले सकता है इतना नीचे गिरने में। तो ये भी बीजेपी के अंदर एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन भैंस और मंगलसूत्र पर पहले आएगा और कितनी ज्यादा देर तक टिका रहेगा। तो ये भी सब चीजें चल रही, तो ये सब चीजें सामने आनी है। लेकिन आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है और उन्हीं को बनाया जाएगा। अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात नहीं कही है। और इस बात का जिक्र अपनी सभा में आज से शुरुआत हुई है इंडिया गठबंधन के नेताओं की चुनावी रैली। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, नीतीश को सीएम नहीं बनाएगी, चुनाव अगर जीतते भी है तो भी। तो ये एक बड़ा मुद्दा है और निश्चित तौर पर एनडीए के भीतर भी इसको लेकर खलबली मची हुई है। खैर, सुनते हैं जो मीसा भारती ने कहा है प्रधानमंत्री की रैलियों को लेकर और चुनावी मुद्दों को लेकर जो एनडीए गठबंधन के घटक दल उठा रहे हैं, और जिन मुद्दों की चर्चा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अपनी उपलब्धियों की बजाय ये पूरा कई दशक पुरानी बातों का उल्लेख कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। सुनते हैं मीसा भारती को। सरकारी पैसे से कितनी सभाएं इन्होंने चुनाव पूर्व की है? क्या एक बार भी उन्होंने बिहार के बारे में बोलते सुना कि हम बिहार को बनाने में हमारा क्या योगदान होगा? कोई विकल्प नहीं है इनके पास। ये आते हैं आज भी 15 हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, और क्या भाषण देते हैं ये लोकसभा में जाके? सिर्फ हमारे परिवार, हमारे पिताजी के ऊपर ये लोग आरोप लगाते हैं। बिहार के बारे में इनकी कोई सोच नहीं है। डबल इंजन की सरकार रही है 20 वर्षों तक, एक भी फैक्ट्री लगाई है? फिर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ना इसकी चर्चा करते हैं ये लोग। आखिर यही बिहार इस बार युवा वोटर बहुत ज्यादा है। क्या युवाओं के बारे में इन लोगों ने कभी सोचा है कि ये बेरोजगारी कैसे दूर हो गई, पलायन कैसे रुकेगा? बिहार लैंडलॉक इलाका है, मैं जानती हूँ कि यहाँ कोई समुद्र नहीं है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन फैक्ट्री तो लग सकती है। लेकिन एनडीए प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े नेता सिर्फ आते हैं और बिहार को ये कहते हैं कि आपके लिए स्पेशल ट्रेन चल रहा है गुजरात के लिए। अरे प्रधानमंत्री जी, अगर आप बिहार के बारे में सोचते तो कहते गुजरात में जाकर ये भाषण देते गुजरातियों को कि ये गुजरातियों तुम्हारे लिए यहाँ पे। तो ये कि किस तरीके से यहां पर आपके पास मुद्दों की कमी है, और ये तमाम सवाल जो हैं इंडिया गठबंधन की ओर से पूछे जा रहे हैं, बीजेपी से भी, नीतीश कुमार से भी, जेडीयू से भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी, कि आपके पास अपनी उपलब्धियां बताने के लिए क्या है। जो रोजगार का वादा था, जो विकास का वादा था, और सीधे तौर पर एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि यहां पर तो फैक्ट्रियां लग ही नहीं सकती क्योंकि यहां जमीनें नहीं है। दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं अमित शाह कि विधायक अपना चुनेंगे, मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी सीधे तौर पर संकेत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे।
और अब तेजस्वी यादव का सीएम फेस घोषित करने के बाद दबाव बढ़ गया है और घटक दलों के भीतर अब ये नाराजगी दिखाई पड़ रही है और बीजेपी पर दबाव डाला जा रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका नुकसान चुनाव में उठाना पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल, बीजेपी को इसका चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये दबाव डाला जा रहा है और खासतौर से नीतीश कुमार की तरफ से दबाव डाला जा रहा है। और ये सवाल पूछा भी गया, कल तेजस्वी यादव ने भी पूछा, अशोक गहलोत ने भी पूछा और अशोक गहलोत ने साफ कहा कि भाई हमने तो अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया कि हम इनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। आप जिनके नेतृत्व में सरकार चला रहे हैं, आप क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि यही बनेंगे? इसका मतलब क्या 20 साल का नीतीश कुमार और बीजेपी का शासन जो था वो ठीक नहीं था? अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का, तो बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्यों नहीं है। क्या भ्रष्ट है नीतीश कुमार? क्या अक्षम है नीतीश कुमार? क्या मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है नीतीश कुमार का? नीतीश कुमार को आखिर बीजेपी मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित क्यों नहीं कर रही है? ये सवाल है। तो ये निश्चित तौर पर अगर ऐसा नहीं कर रही है तो इसके पीछे यही भी सवाल उठेंगे कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के मन में कुछ शंकाएं हैं। हो सकता है नीतीश कुमार को भ्रष्ट मानती हो सकता है नीतीश कुमार को अक्षम मानती हो सकता है नीतीश कुमार को जो है मानती हो कि इनके राज्य में सुशासन नहीं हो सकता। इस तरह की बातें इसलिए नहीं मान रहे। तो आप पहले ही चरण में एक तरीके से कहा जाए तो वो आप इंडिया गठबंधन के सामने हथियार डालते हुए बीजेपी नजर आ रही है, ये साफ तौर पर समझ में आता है। जी बिल्कुल, और बार बार यहां पर बीजेपी के नेता और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंगल राज का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं, अभी कल भी तेजस्वी यादव ने कहा कि कम से कम इस जब नीतीश सरकार में, एनडीए सरकार में 60,000 से ज्यादा मर्डर हुए हैं, ये बात उन्होंने कही है आधिकारिक रूप से। लेकिन जंगल राज का सवाल उठा रहे हैं और अब पूछा जा रहा है कि पिछले जो कानून व्यवस्था की स्थिति बिहार में इस समय है वो किस जंगल राज से कम है, यह सवाल इंडिया गठबंधन भी उठा रहा है। खैर, जो अगर उपलब्धियां बताने के लिए, लेकिन एक बात और भी है कि इन एनडीए गठबंधन इस तरह की कानून व्यवस्था को सुशासन का नाम दे रहा है और प्रधानमंत्री खुद उसको सुशासन कह रहे हैं, लेकिन कई सारे सवाल उठ रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, उनका जवाब नहीं है। इसलिए पुरानी बातों को हर बार चुनाव में दोहराया जाता है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो और चाहे लोकसभा के चुनाव हो। तो ये एक तमाम सवाल उठ रहे हैं और मुकेश सहनी जो वीआईपी के नेता हैं और जिनको इंडिया गठबंधन ने डिप्टी सीएम के फेस के तौर पर पेश किया है, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री बिहारियों को बहकाना बंद कर दीजिए। सुन लेते हैं मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी एनडीए के भी साथी रह चुके हैं, क्या कह रहे हैं वो? सीएम ले लिया और तेजस्वी जी ने सीएम ले लिया, आबादी उनकी ज्यादा आप लोग से है। देखिए, बीजेपी को पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। यही बीजेपी है जो हमारे अल्पसंख्यक भाई को कहते हैं कि किसी काम को छोड़कर आप दूसरी जगह चले जाओ। ये आज उनको डर सताने लगा है। ये बताए बीजेपी कि क्या अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम बनना, क्या इनके पेट में इतना दर्द है? और वो अल्पसंख्यक भाई के लिए फिक्र हम करेंगे, आप वो फिक्र मत कीजिए। आपके पास में शाहनवाज हुसैन है, उनके बारे में फिक्र कहिए। देश में हमारे जो इतने भी अल्पसंख्यक भाई है उनके बारे में सोचिए और उसके बारे में फिक्र कीजिए। नफरत की राजनीति नहीं कीजिए। अभी सबसे पहला मेरा सवाल है भाजपा वाले से कि क्या आपको तकलीफ हो रहा है? एक मल्ला का बेटा, एक केवट का बेटा अगर राज्य में अगर सरकार बनाता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनता है, तो आपको इतना दर्द क्यों हो रहा भाई? आपको इतना परेशानी क्यों होता है? आप तो हमें तो पता है कि आपको दर्द और परेशानी इस बात का होता है कि गरीब पिछड़ा का बेटा कैसे राज्य में डिप्टी सीएम बन सकता है? कैसे हमने मंत्री बना तो आपने कैसे हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया? पहले इस सवाल का जवाब दे। बाकी अल्पसंख्यक के लिए हमको सोचने के उनको सोचने की जरूरत नहीं, हम लोगों को पता है क्या करना चाहिए। जिस सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है उन सीटों पर कब तक फैसला होगा, कौन लेगा नहीं लेगा? देखिए, आने वाला समय में अभी बहुत ऐसे सीट पे हम लोगों का आपसी सहमति बन चुका है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सीट पर हमारे प्रत्याशी नाम को रिटर्न ले चुके हैं। जैसे मेरा ही प्रत्याशी जो है बाबूबरी से बिंदु गुलाब यादव जी, वो नाम वापस ले लिए और चैनपुर में वीआईपी पार्टी ला रहे हैं, वहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल वो अपना नाम वापस करेंगे या समर्थन दे देंगे। तो कुल मिला के हम लोगों का गठबंधन में सही है। 2-4 सीट है, आने वाले समय में उसको भी हम लोग दूर कर लेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्पूरी ग्राम जा रहे हैं समस्तीपुर, क्या दलित वोट बैंक का साधने का है? देखिए, मोदी जी बिहार आते हैं, बिहार एक ही मकसद होता है उनका, बिहारी को गुमराह करना, बिहारी को गुमराह करके कैसे वोट ले लेना। आपने देखा 2 दिन पहले देश के गृह मंत्री जी बिहार आए थे और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि फैक्ट्री बिहार में लग ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे जमीन ही नहीं है। आप बताइए, आपको जो आप लोग ऐसे बिहार के बिहारी होने के नाते और आप मीडिया के साथी हैं, आपको बिहार में जमीन नजर नहीं आ रहा है?
ये देश में टॉप 10 में हमारा बिहार है जो क्या हमारे आसमान में हम किसी कर। तो वो मुकेश सहनी कह रहे हैं कि बिहारियों को गुमराह कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बिहार के लिए, फैक्ट्री के लिए उनके पास जमीन नहीं है, उनके एजेंडे में नहीं है, नौकरी देना एजेंडे में नहीं है, लेकिन बिहार के विकास की बात कर रहे हैं और 20 साल से जो कुछ चल रहा है उसको सुशासन कह रहे हैं। खैर, ये उनका कहना है, लेकिन बिहार का व्यक्ति, बिहार के लोग ये सवाल तो पूछ ही रहे हैं कि सुशासन के नाम पर किया क्या गया है एनडीए की सरकार में पिछले 20 साल में। हाँ बिल्कुल, सवाल पूछ रहे हैं 20 साल में आपने किया क्या है, और 20 साल में आपने आखिर सॉरी बिहार के लिए क्या किया। और आप बता रहे हैं कि बिहार में जमीन नहीं है, तो 20 साल में बिहार में जमीन आपको मिल ही नहीं पाई, और आगे भी आपने कह दिया बिहार में जमीन मिलेगी ही नहीं। फिर काहे बता रहे हैं कि हमने मखाना बोर्ड बना दिया और फलाना बोर्ड बना दिया और वहाँ एम्स बन जाएगा और वहाँ मिल लग जाएगी। कहाँ लग जाएगी अगर जमीन नहीं है तो? IT हब बना देंगे तो IT हब क्या बिना जमीन के बन जाएगा IT हब? तो IT हब भी जमीन पे बनेगा ना, तो जमीन नहीं तो कहां से IT हब बन जाएगा? यानी अमित शाह खुद ही अपने दावे जो हैं उनकी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। और यही सवाल जो पूछ रहे हैं मुकेश सहनी कि भाई जब आप कहने की जमीन नहीं है और यहाँ का जमीन नहीं है यहाँ, तो क्यों नहीं आप अब तक एक भी यहाँ कारखाना नहीं लगवा सके? एक और देखिए, किसी भी राज्य में अगर उसका औद्योगिकरण नहीं होगा तो फिर रोजगार पैदा नहीं हो सकते। आपको सिर्फ कृषि पर ही निर्भर रहना पड़ेगा या मजदूरी पर निर्भर रहना पड़ेगा। और इसीलिए बिहार से पलायन ज्यादा होता है, चूंकि औद्योगिकरण बिहार का हुआ ही नहीं है। तमाम कंपनियां व्यापार करेंगी बिहार में, प्राकृतिक संसाधन लूटेंगी बिहार के, और दफ्तर जाके अपने कॉर्पोरेट ऑफिस खोलेंगी अहमदाबाद में, मुंबई में, टैक्स देंगी गुजरात को और महाराष्ट्र को, और व्यापार करेंगी बिहार से। तो ये जो किया जाता है, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठते हैं। जी बिल्कुल, ये सवाल उठ रहे हैं और पूछा जा रहा है। 20 साल का हिसाब लिया जा रहा है बिहार में और 11 साल का हिसाब लिया जा रहा है केंद्र में कि किस तरीके से यहां पर नौकरियों को देने की बात छोड़िए, जिन सेक्टर्स में नौकरियां थी भी वहां से भी नौकरियों को खत्म करने की साजिश की गई। ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है, चाहे वो सेना हो, चाहे वो पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, उन सारी जगहों पर। तो अब इन सब का जवाब देना है, लेकिन इनका जवाब न देना पड़े इसलिए पुरानी बातों को, पुरानी घटनाओं का जिक्र प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में कह रहे हैं। इसीलिए शायद मुकेश सहनी कह रहे हैं कि बिहारियों को बहकाना बंद कर दीजिए, वो आपके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। खैर, अब देखना है क्या होता है। लेकिन सुनते हैं तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव ने क्या कहा है प्रधानमंत्री की चुनावी सभाओं को लेकर, और किस तरह से इंडिया गठबंधन का अपना क्या एजेंडा है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और बिहार के लोगों के लिए। बेरोजगारी को खत्म करना है कि नहीं करना? और मुकेश जी, हम सब लोगों के साथ आए उप मुख्यमंत्री बनेंगे, अति पिछड़ों के आवाज को बुलंद करेंगे, और आने वाले जिंदाबाद 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 आने वाले समय में और भी समाज धन के लोगों को उप मुख्यमंत्री का हम लोग जो है दायित्व देने का काम करेंगे, वो भी आप लोगों को कुछ दिनों के अंदर बता दिया जाएगा। तो आप सब लोग आए, आप सब लोगों का दिल से हम धन्यवाद देते हैं। तो यहाँ पर क्या ये रोजगार, क्या युवाओं के लिए रोजगार के लिए ये जो वादे किए हैं इंडिया गठबंधन ने, तेजस्वी यादव ने, वो भी एनडीए पर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि उसकी काट में एनडीए के पास कोई योजना नहीं है। एनडीए के पास वही योजनाएं हैं जो चुनाव से ठीक पहले अकाउंट में कैश डालने वाली योजनाएं होती हैं। हाँ बिल्कुल, अकाउंट में कैश डालने वाली योजनाएं होती हैं, वही योजनाएं हैं। और उसकी बड़ी कार्ड जो है वो तेजस्वी यादव निकाल दी। तुम तो सिर्फ 2,500 रुपया डाल रहे, हम तो 30,000 रुपया महीने की नौकरी दे रहे हैं, सरकारी नौकरी दे रहे हैं। और जब सरकारी नौकरी देंगे तो उसमें पेंशन का लाभ होगा, उसमें बीमा का लाभ होगा। बीमा की भी घोषणा कर दी, 5 लाख का बीमा करेंगे। ये अब नरेंद्र मोदी को या एनडीए को अब इससे आगे बढ़कर कुछ कहना पड़ेगा जो आप कहने की स्थिति में नहीं है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो एनडीए में जो है ये अब इस बात की चिंता है कि जिस तरीके से महागठबंधन ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया है, अपना नेता घोषित कर दिया है, और उसके बाद जो घोषणाएं की जा रही हैं वो महागठबंधन की घोषणाएं मानी जा रही हैं। अब इन घोषणाओं की किस तरीके से काट भारतीय जनता पार्टी करे, नरेंद्र मोदी करें, और किस तरीके से नीतीश कुमार का चेहरा जो है वो सामने रखे, तो इसके लिए घमासान अंदर शुरू हो गया है जी। अच्छा, एक चीज और है अमलेंदु जी, एक एनडीए गठबंधन के जो घटक दलों के नेता हैं उनकी तरफ से एक बड़ा दिलचस्प सुझाव दिया जा रहा है इंडिया गठबंधन को कि उन्होंने
उन्होंने माइनॉरिटी के लोगों को सीटें कम दी है या उनको सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं बनाया है, बड़ी चिंता जाहिर की है। चिराग पासवान ने भी चिंता जाहिर की है, उन्होंने एक भी टिकट नहीं दिया है, लेकिन उनका कहना है कि एनडीए में उनको कम दिया गया है टिकट। इंडिया में कम दिएगा, हाँ इंडिया में। और एनडीए ने तो समीर जी 84% वोट टिकट दे दिए मुसलमानों को। मोदी जी ने 84% टिकट जो है वो मुसलमानों को दे दिए हैं। इसीलिए अब सवाल उठा रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन ने 18% क्यों नहीं दिए जी। अरे भाई ठीक है, दिए जिसने दिए वो दिए, आपने अपना समीकरण, दूसरे का अपना समीकरण है, तो उनसे वैसे हिसाब से दिलवा दो। 100% टिकट किसने रोका है? सवाल ये कि किसका जीत कर कितना आएगा। टिकट बटना नहीं होता। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में दे दिए थे 100 टिकट, जीत के एक भी नहीं आया, तो क्या करें उन 100 टिकटों का? ओले की बिछाएं। तो बात वही है कि जो जीत के जितने आएंगे उस हिसाब से टिकट बांटे जाएंगे। सबका, हर क्षेत्र का अपना अपना समीकरण होता है। इसको लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता जो है सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने भी सवाल उठाए। जी बिल्कुल, सुन लेते हैं सुरेंद्र राजपूत ने क्या कहा है माइनॉरिटी के को लेकर। और वही बात मुकेश सहनी भी अभी कह रहे थे कि आप चिंता आप करने की जरूरत नहीं है, हम चिंता उनकी कर रहे हैं, लेकिन आप भी अगर चिंता है तो अपने यहां आपने कितने टिकट दिए हैं। तो ये सवाल है, लेकिन ये क्यों पूछा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है। और एक बड़ी मजेदार बात है कि सोशल मीडिया पर भी कल से कुछ ऐसे जो बीजेपी समर्थक ट्विटर हैंडल्स हैं उनके जरिए ये बातें कही जा रही हैं। जी तो यार ये ओवैसी के जो समर्थक उनके हैंडल के जरिए और शेयर किया जा रहा है बीजेपी के समर्थकों द्वारा, ये है बिल्कुल। तो उनको शेयर किया जा रहा है, यानी इसको एक एजेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है। अब क्या उसके पीछे कारण है क्या नहीं है, लेकिन ये किया जा रहा है। तो सुनते हैं कहा क्या है सुरेंद्र राजपूत ने माइनॉरिटीज की चिंता पर, जिस तरह से एनडीए के भीतर माइनॉरिटी की चिंता जताई जा रही है उसको लेकर। अगर उनकी हिस्सेदारी 18% है तो ये बताएं ना एनडीए वाले कि 18% मुसलमानों को टिकट दिए हो क्या? हमने कितने टिकट दिए? हमने तो 40 से ऊपर टिकट दिए। आपने कितने टिकट दिए हैं जरा गिन के बताओ। 243 में कुल 4। शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती आप लोगों को इस तरीके के नीच निर्लज्ज और ओछे आरोप लगाते हुए? अपना गिरेबान तो देख लो कि कितना मुसलमानों को टिकट दिए हो भाई। जनता दल यूनाइटेड ने 4 टिकट दिए हैं, भाजपा ने एक भी टिकट नहीं दिया है। और बात करते हैं मुस्लिम संबंधों की। महागठबंधन में नल, नील, कोल, भील, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी सबको प्रतिनिधित्व मिलेगा। अभी तो मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया है, अन्य लोग भी आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? मुस्लिम समाज से भी आएगा, क्यों नहीं आएगा? आपको दिक्कत क्या है? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपकी हिम्मत हो, हैसियत हो, हौसला और औकात हो तो बताइए आपने सिर्फ 4 मुसलमानों को टिकट क्यों दिए? तो लेकिन एनडीए सुझाव दे रहा है इंडिया गठबंधन को कि आपने कम टिकट दिए हैं, और जबकि वहां पर तो दिए ही नहीं जाते हैं। कुल 243 सीटों पर पूरे एनडीए की तरफ से 4 टिकट दिए गए हैं। लेकिन ये हिम्मत भी होनी चाहिए कि आप दूसरों से पूछें कि आपने क्यों नहीं दिया है, भले आप खुद नहीं दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। वही अब चिराग पासवान सवाल उठा रहे हैं, मतलब जिन्होंने एक भी टिकट नहीं दिया है। बीजेपी सवाल उठा रही है जिसने एक भी टिकट नहीं दिया है। तो भाई आप सवाल उठाने वाले कौन? आप अपना बताइए ना, आपने कितने टिकट दिए? चिराग पासवान ही बता देंगे कितने पासवानों को, दुसाधनों को उन्होंने टिकट दे दिया है। जी हाँ, छोड़िए सारी बातों को। आप जिसका वोट आप ले रहे हैं उसको आपने कितना दे दिया है बताएं। तो ये अपने अपने तरीके होते हैं कि किस तरीके से दूसरे को उलझाए और दूसरा किस तरीके से उसमें उलझ जाए। तो दूसरा उलझ नहीं रहा है, दिक्कत ये आ रही है। उलझी हुई बीजेपी है। नीतीश कुमार का नाम जो है वो अभी तक घोषित नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज भी घोषित नहीं किया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो झगड़ा तो एनडीए के अंदर है और सब सतह पर आ रहा है जी। मनोज झा है आरजेडी के सांसद, उन्होंने भी नीतीश कुमार को लेकर काफी सवाल उठाए हैं समीर जी। बिल्कुल, नीतीश कुमार को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रही है और उनके साथ धोखा करने जा रही है। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि कैसे पिछले चुनाव में षड्यंत्र किया था और उस षड्यंत्र का खुलासा लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ही कर चुके हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो चुनाव ही इसलिए लड़े थे कि बीजेपी को फायदा पहुंचाए और नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान पहुंचाए, और वो हमने करके दिखा दिया था। हालांकि ये उनका कहना है कि इस बार वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। सुनते हैं मनोज झा को क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर। नहीं, नीतीश जी होते तो आपका यह सवाल जायज था। नीतीश जी हैं ही नहीं। नीतीश जी को अनुपस्थित किया जा रहा है, विजिबल करके इनविजिबलाइज किया जा रहा। और ये नीतीश जी का जो आधार समूह है
जो समर्थक वर्ग है, ये पीड़ा उनकी बहुत ज़्यादा है। उस पीड़ा का परिलक्षण मैं समझता हूँ 14 नवंबर को लोग देखेंगे। अब आपका गठबंधन एकजुट है, कहीं कुछ जो थोड़ी आपको क्या लगता है? बिल्कुल एकजुट है। और ये मैं कह रहा हूँ, चुनाव उठता है, चुनाव उठना शुरू हो गया है। और उसके बाद ये नहीं पता रहता है कि 2-3 सीट पर अगर ये कैंडिडेट भी है, वो कैंडिडेट भी, अंततः जनता तय कर देती है महागठबंधन का ये उम्मीदवार ही महागठबंधन का उम्मीदवार। तो नीतीश कुमार तो है ही नहीं, परिदृश्य में ही नहीं है, और इसलिए उन पर दोष देना ठीक नहीं है। तो ये चीजें हैं, और नीतीश कुमार चुनाव के बाद मुख्यमंत्री रहेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी समझते हैं कि जनता जो है वो मूर्ख है और ये मूर्खों के सरदार हैं जी, ये समझते हैं। तो अब जनता मूर्ख नहीं है भाई, जनता भी सब कुछ समझती है। और खुद नीतीश कुमार कह चुके हैं इस बात को। जब ये लगाया या रेल के जो नौकरी के बदले जमीन, क्या जमीन के बदले नौकरी, जो भी आरोप हम लगाया गया, तो उसमें नीतीश कुमार ने खुद कहा कि ये सब इसलिए करते ताकि हम छोड़ के चले जाए। ये इन्होंने लगाया है, इसलिए फर्जी लगाया है, ये है। तो ये जब नीतीश कुमार इस बात को समझते हैं, पता नहीं इस समय समझ रहे हैं, लेकिन जनता भी समझ रही है इस बात को। मोदी जी तो जानते ही अच्छे तरीके से। लेकिन कर्पूरी ठाकुर के गांव गए हैं, और कर्पूरी ठाकुर का जाहिर सी बात है कि उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की है। पर जयराम रमेश जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री की इन कोशिशों पर पानी फेर दिया है और बता दिया है कि बीजेपी और उसके जो पैतृक संगठन है आरएसएस, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के साथ क्या किया था। एक बार देखते हैं क्या ट्वीट किया है, क्या लिखा है जयराम रमेश ने। लंबा चौड़ा एक ट्वीट किया है और उन्होंने बताया है कि किस तरह कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री पद से हटाने में इनकी भूमिका रही। जयराम रमेश लिखते हैं कि प्रधानमंत्री आज कर्पूरी ठाकुर जी के गांव जा रहे हैं, उनके लिए 3 सीधे सवाल। कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में पिछड़ों को 26% आरक्षण देकर सामाजिक न्याय की ऐतिहासिक नींव रखी थी। क्या यह सही नहीं है कि आपकी पार्टी के वैचारिक पूर्वज जनसंघ और आरएसएस ने उनकी आरक्षण नीति का खुलकर विरोध किया था? क्या उस समय जनसंघ आरएसएस ने सड़कों पर कर्पूरी ठाकुर जी के खिलाफ अपमानजनक और घृणा से भरे नारे नहीं लगाए थे? क्या उस दौर में जनसंघ आरएसएस खेमे के प्रमुख नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर सरकार को अस्थिर करने और गिराने में अहम भूमिका नहीं निभाई थी? क्या प्रधानमंत्री आज उस ऐतिहासिक गलती के लिए अपने वैचारिक पूर्वजों जनसंघ और आरएसएस की ओर से माफी मांगेंगे? दूसरा सवाल है कि क्या आपने कांग्रेस पार्टी की जाति जनगणना की मांग को अर्बन नक्सल एजेंडा कहकर दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और आदिवासियों के अधिकारों का अपमान नहीं किया? क्या आपकी सरकार ने संसद और सर्वोच्च न्यायालय में जाति जनगणना करने से इनकार नहीं किया? बहुसंख्यक वंचित वर्गों के करोड़ों लोगों की इस वैध मांग को आपकी सरकार ने लंबे समय तक जानबूझकर नजरअंदाज किया। क्या आप इससे इनकार करेंगे? तीसरा सवाल, आपने और आपके डबल इंजन की ट्रिपल इंजन, इन्होंने पता नहीं क्या लिखा है, ट्रबल इंजन, अच्छा ट्रबल इंजन, यस। सरकार ने बिहार के जातिगत सर्वे के बाद पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के आरक्षण को 65% करने के विधानसभा प्रस्ताव को नवी अनुसूची में क्यों नहीं डाला? कांग्रेस सरकार ने 1994 में तमिलनाडु के 69% आरक्षण को जैसे नवी अनुसूची में शामिल कर सुरक्षा दी थी, वैसे ही बिहार के 65% आरक्षण को सुरक्षा क्यों नहीं दी? ये सवाल उन्होंने पूछा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्पूरी ठाकुर को लेकर उनकी सरकार को गिराने में आरएसएस और जनसंघ की जो भूमिका थी, उसको लेकर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगेंगे? तो प्रधानमंत्री बहुत चुनिंदा बातों को याद रखते हैं पिछले समय की, और कर्पूरी ठाकुर के इन सब चीजों को कि बीजेपी तो उस समय नहीं थी, जनसंघ और आरएसएस ने क्या किया उसकी याद उनको नहीं रहती। हाँ, प्रधानमंत्री की असल में याद जो है वो बड़ी सिलेक्टिव है। तो अपने काम की चीजें याद रहती हैं, बाकी चीजें भूल जाती हैं। लेकिन अपने काम की चीजों में भी बहुत सारे सवाल हैं, और जो जिस तरीके से उसमें बहुत अशोभनीय नारे कर्पूरी ठाकुर के लिए जो है जनसंघ और आरएसएस ने लगाए थे समीर जी, वो उन शब्दों को हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। वो कितने अशोभनीय संसदीय शब्द थे जो उनके लिए थे। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि उनके बेटे आज जो है मोदी जी की सरकार में मंत्री बने बैठे हैं।
तो अब नीतीश कुमार जो हैं बड़े भारी खैरख्वाह बने हुए हैं। तो ये अब तो भाई उनके जो वारिस हैं, अगर वही कर्पूरी ठाकुर के अपमान को जो है अगर स्वीकार कर लेते हैं इस तरीके से, तो हम उसमें कहने वाले कौन होते हैं। लेकिन जयराम रमेश ने इसको लेकर जो सवाल उठाए हैं, वो उनकी बाइट भी है जयराम रमेश की, वो भी हम सुन सकते हैं कि जयराम रमेश क्या है क्या नहीं। ये तो उन्होंने एक्स पर सवाल पूछे ही थे, इसके अलावा भी उन्होंने कुछ कहा है, वो भी हम सुन सकते हैं। जी बिल्कुल, जयराम रमेश को सुनते हैं कि क्या कहा कर्पूरी ठाकुर के गांव जाने पर प्रधानमंत्री के, और कर्पूरी ठाकुर के साथ प्रधानमंत्री की पार्टी के जो पैतृक संगठन है उन्होंने किस तरह से व्यवहार किया, मुख्यमंत्री के पद पर रहने नहीं दिया, उनको पद से हटाने में षड्यंत्र किया, उसको लेकर बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, याद दिलाई है तमाम बातें, ताकि जिनको न पता हो वो भी जान जाएं कि प्रधानमंत्री कितना कर्पूरी ठाकुर के प्रति उनके मन में सम्मान है और उनकी विचारधारा का कर्पूरी ठाकुर के प्रति कितना सम्मान है। सुन लेते हैं जयराम रमेश को क्या कह रहे हैं। अपना चेहरा घोषित कर दिया और आप अब सवाल पूछ रहे हैं कि एनडीए का चेहरा कौन है। बिल्कुल, पर हमारे प्रधानमंत्री से सीधे 3 सवाल हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के गांव जा रहे हैं और इस संदर्भ में हमने सीधे 3 सवाल पूछे हैं प्रधानमंत्री से। पहला सवाल यह है कि क्या ये सच नहीं है कि 1989 अप्रैल के महीने में आरएसएस और जनसंघ दोनों मिलकर कर्पूरी ठाकुर जी की जो सरकार थी, राज्य सरकार थी, उसको गिराया। और क्यों गिराया? क्योंकि 1 साल पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण की नीति, नई नीति अपनाई थी। 26% आरक्षण ओबीसी को प्रदान करने के लिए उन्होंने एक अधिनियम लाया था और वो पारित हुआ असेंबली में, और उसे नाराज होकर जुलूस निकाले गए, कर्पूरी ठाकुर जी को बदनाम किया गया, गालियां दी गई, क्या क्या नहीं कहा गया आरएसएस और जनसंघ के नेताओं से। यह हकीकत है। और आज कर्पूरी ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं प्रधानमंत्री। हम उनको याद दिलाना चाहते हैं, अप्रैल 1989 में आपने क्या विश्वासघात किया कर्पूरी ठाकुर जी के सरकार के साथ। दूसरा सवाल यह है कि जाति जनगणना की मांग जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सभी लोगों ने उठाई, तो प्रधानमंत्री 28 अप्रैल 2024 को कहते हैं कि जो लोग जाति जनगणना की बात करते हैं उनकी सोच नक्सल सोच है। यही नहीं, लोकसभा में 21 जुलाई 2021 को एक जवाब दिया गया, प्रश्न पूछा गया और जवाब दिया गया कि मोदी सरकार जाति जनगणना नहीं कराएगी। सुप्रीम कोर्ट में 21 सितंबर 2021 को एक एफिडेविट दाखिल किया गया कि हम जाति जनगणना के पक्ष में नहीं हैं, जाति जनगणना हम नहीं कराएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता की अर्बन नक्सल की सोच है और वही सरकार अभी श्रेय लेना चाहती है कि अगले साल वो जाति जनगणना कराएगी। और तीसरा सवाल कि जो महागठबंधन की सरकार थी, जाति सर्वेक्षण कराया और उसके आधार पर 65% आरक्षण दलित, आदिवासी, ओबीसी, ईबीसी समुदायों को के लिए एक अधिनियम लाए। 65% आरक्षण बिहार में 50% की सीमा को हटाकर 65% किया गया। वो हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में आया, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। पर हमारा सवाल प्रधानमंत्री से यह है, क्यों आपकी जो ट्रबल इंजन सरकार है, आप जो डबल इंजन करते हैं, वो एक्चुअली असली बात यह है कि ट्रबल इंजन है। आपकी ट्रबल इंजन सरकार, नीतीश कुमार जी और आप दोनों मिलकर क्यों नहीं उस 65% अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा क्यों नहीं दी, संविधान के नवी सूची में क्यों नहीं शामिल किया। 30 साल पहले 1994 में कांग्रेस की सरकार, तत्कालीन कांग्रेस की सरकार, जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और सीताराम केसरी हम सामाजिक कल्याण मंत्री थे, तमिलनाडु के 69% आरक्षण को, अधिनियम को नवी सूची में शामिल किया, यानी कि संवैधानिक सुरक्षा उसको प्राप्त हुई। क्यों नहीं आपने बिहार के अधिनियम को आपने क्यों नहीं वो सुरक्षा दी जो कांग्रेस सरकार ने तमिलनाडु की सरकार के आरक्षण अधिनियम को दिया था। तो ये हमारे 3 सवाल हैं। आपका मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है और जो चेहरा है
वो तो बेचारे रिमोट कंट्रोल हैं। तो और आज आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो हमारे 3 सवाल। तो नीतीश कुमार रिमोट कंट्रोल है, सीधे तौर पर ये कह रहे हैं। और कर्पूरी ठाकुर को लेकर क्या कुछ किया बीजेपी के पैतृक संगठन आरएसएस और जनसंघ ने, उसका जिक्र कर रहे हैं जयराम रमेश। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वहां पर आज वो समस्तीपुर में है और कर्पूरी ठाकुर के गांव गए, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही है। उन्होंने कहा है कि बिहार के विकास में आरजेडी और कांग्रेस ने रोड़े अटकाए। 20 साल से वहां पर एनडीए की ही सरकार है और 11 साल से केंद्र में भी एनडीए की सरकार है। रोड़े कौन अटका रहा है, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। अब उनको बताना चाहिए कि रोड़े कैसे अटका रहे हैं लोग। हाँ, नाम परिवर्तन कर दिया होगा, नाम परिवर्तन कर दिया होगा, यही हो सकता है। तो यही समझ आता है भाई, जब 20 साल से नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार है, 11 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, नीतीश कुमार उसमें शामिल हैं, तो भाई किस तरीके से फिर कांग्रेस रोड़े अटका रही है, आरजेडी उसमें रोड़े अटका रही है, अभी तक तो आपके पास है। लेकिन हाँ, जहां गैर भाजपा शासित सरकारें हैं वहां भाजपा रोड़े अटकाती है, इस बात का सबूत है। और वहां के मुख्यमंत्री समेत तमाम सांसदों विधायकों को आकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, कानून को रोक देते हैं, कानून को रोक देते हैं, वहां जाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें सामने है। और आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की तो समझिए एक बड़ा फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट का आ गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या, मतलब उस पर टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की, और जो यूपी का धर्मांतरण विरोधी कानून है उसके ऊपर सवाल उठाते हुए साफ कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और जो संविधान की जो 42वां संशोधन है उसमें साफ तौर पर जो था वो जोड़ा गया था कि भारत संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष मतलब देश है भारत। तो ये इसके ऊपर सवाल उठाए हैं। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ जो है उसने धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया में सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता और हस्तक्षेप की स्पष्ट प्रकृति पर भी चिंता जताई है। और यह भी नोट किया गया कि इस मामले में उत्तर प्रदेश धर्मांतरण अधिनियम के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता केवल हमारे लिए विचारणीय क्षेत्र में नहीं आती। फिर भी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये मानने से खुद को नहीं रोक सकते कि धर्मांतरण से पहले और बाद की घोषणा से संबंधित अधिनियम के प्रावधान एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया का परिचय देते हैं, जिसका पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जो अपने धर्म के अलावा कोई भी अन्य धर्म को अपनाना चाहता है। और यह भी कहा कि धर्मांतरण प्रक्रिया में राज्य के अधिकारियों की भागीदारी और हस्तक्षेप भी स्पष्ट है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट कानूनी रूप से इच्छित धर्मांतरण के प्रत्येक मामले में पुलिस जांच का निर्देश देने के लिए बाध्य हैं। और ये शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि धर्मांतरित लोगों का विवरण सार्वजनिक करने की आवश्यकता के लिए गोपनीयता के अधिकार के संदर्भ में गहन जांच की आवश्यकता हो सकती है। और इसमें कहा गया है कि इसके अलावा अलग धर्म अपनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत विवरण को सार्वजनिक करने की वैधानिक आवश्यकता की गहन जांच की आवश्यकता हो सकती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या ऐसी आवश्यकता संविधान में व्याप्त गोपनीयता व्यवस्था के साथ मेल खाती है। और इसको लेकर बड़े जो ये धर्मांतरण कानून है कई सवाल उठ रहे हैं और इसमें कई बार परिवर्तन किया गया, कड़ा बना दिया गया और ये कहा जाता है कि ये एक तरीके से जो धर्मनिरपेक्षता है उसको प्रभावित करता है। और यहाँ पर ये इंटेंशनली ये कानून बनाया गया है किसी खास धर्म के लिए, उसके लोगों को परेशान करने के लिए, और उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। हाँ, जैसे पाकिस्तान में ईश निंदा कानून है, हाँ ठीक उसी तरीके का। और ये भी कहा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है और धर्मनिरपेक्ष प्रकृति है उसकी तरफ ध्यान दिलाते हुए कहा कि प्रस्तावना अत्यंत महत्वपूर्ण है और संविधान को इसके महान और भव्य दृष्टिकोण के आलोक में पढ़ा और उसकी व्याख्या किया जाना चाहिए। और शीर्ष अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि यद्यपि धर्मनिरपेक्ष शब्द को 1976 में संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था, धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का एक आंतरिक हिस्सा है, जैसा कि 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के निर्णय में कहा गया था। यानी शामिल तो किया गया 1976 में एक संविधान संशोधन के जरिए, लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट जो केशवानंद भारती मामला है उसमें यह बात कह चुका है कि धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान का मूल हिस्सा है। तो इसलिए जो बाबा बीजेपी की तरफ से छोड़े जाते हैं, सब इमरजेंसी में जोड़ दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह सुप्रीम कोर्ट 1973 में केशवानंद भारती
बनाम केरल मामले में ये स्पष्ट कर चुका था। और ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे। भारत की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग है, जैसा कि केशवानंद भारती श्रीपद गालवारू बनाम केरल राज्य मामले में कहा गया है, जिसकी रिपोर्ट AIR 1973 SC 1361 में दी गई है। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है, भारत के लोगों ने अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अलावा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सुनिश्चित करने और उन सभी के बीच बंधुत्व को बढ़ावा देने, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा समझिए कि भारत के लोगों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता दी गई है और यह स्वतंत्रता देश की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का मूर्त रूप और अभिव्यक्ति है। इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता प्राप्त करने का समान अधिकार होगा और उन्हें धर्म को मानने, उसका अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार होगा, जो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य तथा संविधान के भाग 3 के अन्य प्रावधानों के अधीन है। जी बिल्कुल, तो ये इसे एक बड़ा फैसला नहीं है, लेकिन जो टिप्पणी है बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये टिप्पणी सीधे तौर पर इस कानून की संवैधानिकता पर सवाल कर रही है कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो भारत के संविधान का मूल हिस्सा है और उसको प्रभावित कर रहा है ये कानून। तो ये और लगातार ये कानून चर्चा में रहा है, जब बना था तब भी, और जब इसमें संशोधन किए गए, इसको और कठोर बनाया गया, और खास तौर पर इसका जिस तरह से इसके दुरुपयोग की शिकायतें आती हैं, तो उस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी मानी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट की। और बात फिर से एक बार करते हैं कि किस तरीके से बिहार के चुनाव का परिदृश्य जो बदलता दिखाई पड़ रहा है, कैसे वहां पर भारतीय जनता पार्टी और NDA नीतीश कुमार पिछले 20 साल के शासनकाल की उपलब्धियों के बजाय इतिहास की पुरानी घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि RJD और कांग्रेस बिहार के विकास में रोड़ा बने हुए हैं, जबकि पिछले एक दशक से ज्यादा समय से दोनों ही जगह, केंद्र में भी और बिहार में भी, NDA की ही सरकार है। हाँ बिल्कुल, NDA की ही सरकार है दोनों जगह, और दोनों जगह NDA की सरकारें होने के बाद अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि रोड़ा अटका रही है कांग्रेस, तो इसका मतलब फिर बहुत कमजोर प्रधानमंत्री हैं। ये स्वीकार कर लिया है कमजोर प्रधानमंत्री ने कि कांग्रेस इतनी ताकतवर है कि नरेंद्र मोदी को काम नहीं करने दे रही। अभी तक तो पंडित नेहरू काम नहीं करने देते थे, अब अकेले जो है उसमें RJD भी जुड़ गई है, कांग्रेस भी जुड़ गई है, और पंडित नेहरू तो है, वो तो काम करने नहीं देते मोदी जी को, वरना तो मोदी बेचारे 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन पंडित नेहरू आकर रोक लेते हैं उनको। तो अब ये RJD और कांग्रेस भी आके जुड़ गए हैं जो मोदी जी को काम नहीं करने देते। तो ये खैर चुनाव है समीर जी, और जैसा प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि चुनाव में इस तरह की लफाजियाँ चलती रहती हैं, ये प्रधानमंत्री ही कहा है कि इस तरह की लफाजियाँ, जुमलेबाजी चलती रहती हैं, तो इसको इसी तौर पर लेना चाहिए। प्रधानमंत्री भी अपनी बातों को इसी जुमलेबाजी और लफाजी के तौर पर लेते होंगे, हमें लगता है ऐसा। जी बिल्कुल लेते होंगे, लेकिन ये अब सवाल है कि किस तरीके से जो इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी तक जो घोषणाएं की गई हैं, उसकी काट में भारतीय जनता पार्टी या NDA के पास कौन सी घोषणाएं हैं, क्योंकि अभी तक जो भी NDA की घोषणाएं हैं वो यही घोषणाएं हैं कि कर्ज देने की है या फिर चुनाव से पहले कैश अकाउंट में डाल देने की, जिसको सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर वो एक तरीके से चुनावी रिश्वत है। हालांकि चुनाव आयोग उस पर पूरी तरह से खामोश है, चुनाव आयोग ने उस पर कोई सवाल नहीं उठाए हैं, उसको वो कहीं से खराब नहीं लगता है। हालांकि जो ये घोषणा की गई थी ये अकाउंट में डालने की, वो आचार संहिता लगने से पहले की है, लेकिन फिर भी ये एक गलत प्रैक्टिस है, गलत तरीका है। इस पर बार बार सवाल उठते हैं, खुद प्रधानमंत्री सवाल उठाते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में सवाल उठाने के बाद जहां अपनी जरूरत होती है वहां सीधे अपनी सरकारें होती हैं, वहां अकाउंट में पैसा चुनाव से ठीक पहले डाल दिए जाते हैं। यानी सरकारी खजाने का पैसा वो चुनावी एक तरीके से रिश्वत देने में खर्च किया जाता है, ये आरोप लगते हैं। हाँ बिल्कुल, यही आरोप लगते हैं कि वो रिश्वत में खर्च किया जाता है, और इसको लेकर सवाल उठे भी समीर जी कि जब चुनाव, मतलब जब वो रुपया ट्रांसफर हो गया, उसके तुरंत बाद चुनाव की घोषणा हो गई। तो इसका मतलब चुनाव आयोग से जो दुर्लभ संधि के आरोप लगते हैं वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं कि आप चुनाव आयोग ने तब तक इंतजार किया कि जब तक कोई रुपया ट्रांसफर नहीं हो जाए, और जैसी ट्रांसफर होगा वैसी चुनाव की घोषणा कर दी गई। तो ये लेकर सवाल उठते रहते हैं। लेकिन समीर जी, जो लोकप्रियता की बात होती है, तो अब हम देख ये रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर में इस समय जब भाषण दे रहे हैं, तो जो उनका खुद का चैनल है नरेंद्र मोदी का यूट्यूब चैनल, उस पर 5000 लोग देख रहे हैं, और बीजेपी का चैनल उस पर 600 लोग देख रहे हैं। तो ये इस समय की सोशल मीडिया की जो चल रही है वो हम बता रहे हैं कि इस समय ये चल रहा है।
जी, तो ये चीजें हैं, लेकिन प्रधानमंत्री, हालांकि प्रधानमंत्री बिहार के इस दौरे पर गए हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आसियान दौरे का कार्यक्रम उन्होंने रद्द कर दिया। लेकिन आसियान दौरे का कार्यक्रम उन्होंने रद्द क्यों कर दिया, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि मलेशिया क्यों नहीं गए वहां पर, और डोनाल्ड ट्रंप भी वहां आ रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप से बचने की बार बार कोशिश क्यों कर रहे हैं कि उनके साथ उनका आमना सामना ना हो। हालांकि कई बार जब बधाई देते हैं दिवाली की ट्रंप, तो उस पर प्रधानमंत्री का जवाब आता है, लेकिन जब भारत पर सवाल उठाते हैं, भारत पर दबाव बनाते हैं कि रूस से तेल ना खरीदे, भारत पर दबाव बनाते हैं टैरिफ का, भारत पर टैरिफ लगा देते हैं, उस पर प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश रहते हैं या कह देते हैं कि हमने सीज फायर करवाया, उस पर कुछ नहीं कहते। हाँ, उस पर कुछ नहीं कहते हैं। प्रधानमंत्री को दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं ट्रंप, तो दीपावली की शुभकामनाएं तो स्वीकार कर लेते हो, लेकिन ट्रंप यही कहते हैं कि मैंने उनको दीपावली की शुभकामनाएं दी और मोदी ने मुझसे कहा कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, इस पर चुप्पी लगाए जाते हैं। और उसके बाद समीर जी आता ही है देखने में कि मीडिया में खबरें आती हैं कि जो प्रधानमंत्री के मित्र हैं उनमें से एक की कंपनी जो उसने कहा है कि भारत सरकार की नीति के तहत हम रूस से तेल खरीदना कम कर रहे हैं, तो ये उसका बयान आ जाता है मीडिया में। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इसका मतलब जो कह रहा है ट्रंप वो सही, कहीं ना कहीं उसकी बात में दम है, ये साफ समझ में आ रहा है। कहीं बात में दम है और दबाव बना रहे हैं, और सबसे जो गंभीर बात है वो ये कि भारत के फैसलों की जानकारी, भारत क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो जानकारी डोनाल्ड ट्रंप देते हैं। चाहे वो सीज फायर की बात हो, चाहे रूस से तेल खरीदने में कमी करने की बात हो, और ये सवाल उठा चुके हैं जयराम रमेश, सवाल पूछे जाते हैं लगातार, लेकिन प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर खामोश रहते हैं, चुप्पी साधे रहते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है। हाँ बिल्कुल, कौन सी मजबूरी है ये साफ तौर पर वो पूछते हैं, और ये मजबूरी अभी तक पता ही नहीं जा रही है क्या मजबूरी है। और सबसे बड़ा सवाल जो है यही है कि जो उसने कल अशोक गहलोत ने भी पूछा, तेजस्वी यादव ने भी पूछा, पूरा विपक्ष पूछा है कि भाई नीतीश कुमार की ऐसी क्या कमजोरी है, क्या कमी है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का दावेदार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और अगर आप स्वीकार नहीं कर रहे तो कारण बताइए ना कि इसलिए हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं जी। या आपका अपना कोई दावेदार है तो उसका नाम घोषित कीजिए, आप इसके नाम पे लड़वाएं। और आप स्वीकार कर रहे हैं, आप नाम उनका ले रहे हैं, तो आप बताइए कि हाँ यही हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है और चुनाव जीतने पर यही बनेंगे, तो ये साफ कहिए। लेकिन संदेश तो यही जा रहा है कि जो आपने एकनाथ शिंदे के साथ किया वही आप करेंगे। तो जो आपकी फितरत है तो उस फितरत के अनुसार आप चल रहे हैं, और ये बात नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार भी ये बात समझ रहे हैं। नीतीश कुमार ने आज फिर दोहराया कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। ये अचानक ये बातें वो बार बार क्यों प्रधानमंत्री के सामने लाते हैं, ये भी सवाल है। लेकिन एनडीए के भीतर जिस तरह से बीजेपी के अलावा बाकी घटक दल नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मान रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद भी वही बनेंगे, ये बात दोहरा रहे हैं, उससे यह लग रहा है कि बीजेपी पर दबाव तो है ही, बीजेपी इस मामले में अलग थलग दिखाई भी पड़ रही है। और तेजस्वी यादव को इंडिया गठबंधन ने जब से सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट किया है, घोषणा की है, उसके बाद यह दबाव और ज्यादा बढ़ रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। तेजस्वी इंडिया गठबंधन की आज एक संयुक्त जो प्रचार यात्रा होती है वो शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री बिहार में है, विदेशी कार्यक्रमों को छोड़कर जो कि उनके पसंदीदा कार्यक्रम होते हैं, प्रधानमंत्री बिहार में डेरा डाल चुके हैं। रोड शो और रैली, ये सारी चीजें वो कर रहे हैं और सरकारों की बातें दोहरा रहे हैं, लेकिन अपनी उपलब्धियों को या 20 साल की सरकार की उपलब्धियों को बताने में परेशानी हो रही है। और यही सवाल बिहार के लोग पूछ भी रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग भी पूछ रहे हैं। देखते हैं, चुनाव बहुत दिलचस्प होता जा रहा है, क्या कुछ होता है इस पर लगातार हमारी नजर रहती है। आपको सूचनाएं डीबी लाइव पर मिलती रहती हैं, खबरें, विश्लेषण, ग्राउंड रिपोर्ट्स, बने रहिए डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।